खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजेन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजेन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में फ्रेम में अंशुमान जी। ये है खर्चा पानी। शुक्रवार का दिन है, हफ्ते का आखिरी खर्चा पानी है। परसों तो अर्थात मिलेगा ही आप लोगों को। इस बार अंशुमान जी क्या दिखाया जाए, क्या बताया जाए, किस चीज पे बात की जाए? खर्चा पानी के सभी दर्शकों का स्वागत है। सिद्धांत, आपका भी स्वागत है। हम आज इसे जूम पे घर पे कर रहे हैं क्योंकि कई सारी और दूसरी व्यस्तताएं भी सुबह से सक्रिय थी। दो तीन महत्वपूर्ण खबरें हैं। सप्ताह की शुरुआत, चूंकि सप्ताह के बीच में एक अवकाश भी था, तो जो वित्तीय कामकाज थे वो महाशिवरात्रि के कारण बंद थे। दो तीन महत्वपूर्ण गतिविधियां जो हमें हमारे खर्चा पानी को प्रभावित करेंगी वो इस हफ्ते ये हैं। एक तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का असर हमें ग्रोथ पर भी दिखाई दे रहा है और मांग पर भी दिखाई दे रहा है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। निजीकरण को लेकर चाहे जितना विरोध हो, पर सरकार उसे टॉप गियर में आगे ले जाना चाहती है, इसलिए इस पर भी एक अपडेट है हमारे पास। एक अपडेट हमारे पास है जो हम आपको देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल को लेकर और टेलीकॉम नेटवर्क्स में इक्विपमेंट के इस्तेमाल बड़ा शिफ्ट आने वाला है। एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है और सरकार और दूरसंचार विभाग ने उस संदर्भ में कुछ नए नियम जारी किए हैं। और हमारी आज का जो ज्यादा फोकस रहेगा हमारा इस नए दूरसंचार टेलीकॉम पॉलिसीज पे रहेगा जो जून 2021 से लागू होंगे। तो खबर क्या है जिसको आप लोग सुनना चाहते हैं थोड़ा बेसब्री से? खबर ये है कि 5G का रोल आउट होने वाला है देश में, और टेलीकॉम सेक्टर ने एक नई पॉलिसी बनाई है। अपनी जो उनकी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होती है वो इस पॉलिसी इस जून 2021 से लागू होगी। और इस पॉलिसी में चीन की बड़ी कंपनियां, इस पॉलिसी के इफेक्ट में आने के बाद चीन की बड़ी कंपनियां भारत में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पूरा नेटवर्क है उसमें कोई भाग नहीं निभा पाएंगी। दो कंपनियों के नाम है अंशुमान जी, हुआवे और ZTE। मतलब ये जिस समय देश में 3G रोल आउट हो रहा था उस समय हुआवे और ZTE का सबसे ज्यादा प्रमुखता से नाम लिया जा रहा था कि ये कंपनियां थोड़ा ज्यादा मुखर होके काम करेंगी। फिर धीरे धीरे ZTE पर तो इतना नहीं लगा, लेकिन हुआवे पर सिक्योरिटी कंसर्न से बहुत देशों ने बैन लगाए, भारत में भी बैन लगा। हुआवे के फोन बिकना बंद हो गए, ऑनर के तो आते हैं। यहां पर जो सवाल है मेरा अंशुमान जी, उस जो पॉलिसी डिस्कस हो रही है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में, उन्होंने कोट एंड कोट ट्रस्टेड टेलीकॉम एक यूज किया है शब्द। okay. और वो ज्यादा मेरे ख्याल से बहस का विषय है कि क्या है भारत के लिए ट्रस्टेड टेलीकॉम का सिनेरियो। सिद्धांत, ये नीति दरअसल अगर आप देखें तो भारत में टेलीकॉम सेक्टर के डेवलपमेंट के साथ है, विस्तार के साथ लेट 90s से लेकर अभी तक ये बड़ी दुविधा हमेशा रही है कि चीन की कंपनियों को कितना हिस्सा, चीन के इक्विपमेंट्स का कितना हिस्सा नेटवर्क में हो। पर वास्तविकता यह है कि 5G तो अभी रोल आउट होना है, 4G तक चीन के इक्विपमेंट और नेटवर्क भारतीय नेटवर्क सिस्टम में बड़े पैमाने पर बैठे हुए हैं। और आपके हाथ में जो मोबाइल हैंडसेट है वो भी चीन का बना हुआ है, आपके घर में जो ब्रॉडबैंड इक्विपमेंट लगा होगा वो भी चीन का बना हुआ है। कंपनियों के BTS में या कंपनियों के नेटवर्क में भी जो डिफरेंट एंड पर डिफरेंट माइक्रोवेव लिंक्स लगे हुए हैं, ये पूरे नेटवर्क में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। पिछले 3-4 सालों में चीन से आने वाले इक्विपमेंट्स को लेकर जो सिक्योरिटी के या सुरक्षा के कंसर्न हैं, स्पाइंग के स्पेकुलेशन से, उन्हें देखते हुए सरकार ने एक नई पॉलिसी बनाई है जिसमें टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस देते समय यह कहा गया है कि वो ट्रस्टेड या विश्वसनीय भरोसेमंद वेंडर्स से अपना इक्विपमेंट खरीदें। और उस प्रक्रिया के तहत उन्हें यह तय करना पड़ेगा कि एक कुछ नए स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। उस प्रक्रिया के तहत उनको नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से अप्रूवल लेना पड़ेगा उस इक्विपमेंट के लिए। उन्हें डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड क्लियरेंसेस लेने पड़ेंगे जो पहले भी लिए जाते थे। लेकिन अब एक नई कैटेगरी बना दी गई है कि कौन से देश से आने वाला सामान विश्वसनीय, भरोसेमंद है कि नहीं है। टेलीकॉम इक्विपमेंट के मार्केट में बहुत ज्यादा वेंडर्स नहीं है, बहुत ज्यादा इक्विपमेंट बेचने वाली कंपनियां नहीं है।
जापान, यूएस, रशिया और चाइना, यही 4-5 बड़े देश हैं जिनकी जो शुरुआत से टेलीकॉम नेटवर्क्स पर बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। कुछ कंपनियां यूरोप की हैं। अब यहां से जब नया रोल आउट शुरू होगा तो उसके बाद इसके दो बड़े असर होंगे। परोक्ष रूप से, जैसा आपने स्पष्ट रूप से कहा कि परोक्ष रूप से सीधा निशाना हुआवे और जेटी पर ही है, क्योंकि हुआवे और जेटी के इक्विपमेंट बड़े पैमाने पर भारत में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश है। पॉलिसी कहती है कि यदि आपको कोई इक्विपमेंट ट्रस्टेड कंपनीज के, ट्रस्टेड सोर्सेस से बाहर में नहीं मिलता है तो आपको बाकी किसी नॉन ट्रस्टेड सोर्स से इक्विपमेंट लेने से पहले उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसका सिक्योरिटी चेक कराना पड़ेगा। अब ये पॉलिसी जब 21 जून को से प्रभावी होगी तो भारत के दूरसंचार कंपनियों में खासी हलचल मचने की संभावना है, क्योंकि इसका बड़ा असर कंपनियों के नेटवर्क एक्सपेंशन के प्लान पर पड़ेगा, कंपनियों की कॉस्टिंग पर पड़ेगा, कंपनियों के जो फ्यूचर के नए टेक्नोलॉजी के इंडक्शन है पर दिखाई देगा। अंशुमान जी, मैं इस खबर को थोड़ा सा क्लोजली वॉच कर रहा था सोशल मीडिया पर भी, जब से ये कल से ये इस खबर का बज़ बना हुआ है 11 तारीख से। ट्रस्टेड टेलीकॉम के पैरामीटर्स पे बड़ी बात हो रही है कि ट्रस्टेड टेलीकॉम का जिस पर ठप्पा लगाया जाएगा उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, किन आधार पर किसी को आप ट्रस्टेड पैरामीटर कह सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है कि क्या भारत में जो बायसेस रहे हैं टेलीकॉम कंपनियों के, और सरकार पर भी आरोप लगते हैं कि वो का क्या टेलीकॉम कंपनियों के प्रति बायस है, कुछ खास चुनिंदा टेलीकॉम कंपनियों के प्रति बायस है, ये सरकार पर आरोप लगते रहे हैं। क्या वैसे आरोप फिर से लगेंगे इस इक्विपमेंट पॉलिसी के रोल आउट के बाद? देखिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। अगर आप WTO के नियमों के तहत देखें तो शायद ये आसान नहीं होगा कि आप किसी भी एक कंट्री को या किसी भी एक नेशन को अलग से आइडेंटिफाई करके कहें कि वो विश्वसनीय नहीं है। भारत एक कोशिश कर रहा है और शायद WTO में जाकर इस पर विवाद भी होगा, सवाल भी उठेंगे, लेकिन पहली बार ऐसा होगा जब सरकार ये तय करेगी कि कौन सा वेंडर और कौन सा सप्लायर ट्रस्टेड है कि नहीं। अब यहाँ बहस और डिबेट का विषय है कि चीन से आने वाला नेटवर्क इक्विपमेंट ट्रस्टेड नहीं है, पर चीन की कंपनी का भारत में बनने वाला मोबाइल फोन ट्रस्टेड है। वो अपने मोबाइल फोन में जिस ब्राउजर का इस्तेमाल कर रही है, जो मोबाइल फोन में इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रही है, वो सही है कि नहीं, ये बहस आने वाले समय में शुरू होगी निश्चित तौर पर। और स्वाभाविक सी बात भी है, उसकी वजह भी यह है क्योंकि अगर ये पूरी की पूरी कोशिश सिर्फ चीन को या चीन की कंपनियों को टारगेट करने के लिए है तो फिर बहुत सारी चीजें बैकएंड में पड़ी हुई हैं, पीछे पड़ी हुई हैं। पूरा का पूरा 4G का नेटवर्क, 3G का नेटवर्क बना हुआ है। और जहां मैंने कहा ना कि कंपनियों की दुविधा क्या है, कंपनियों को जो अगले नेटवर्क बनाने हैं उसके लिए उन्हें अपने पिछले नेटवर्क के इक्विपमेंट्स के नेक्स्ट जनरेशन लाने पड़ते हैं, क्योंकि नेटवर्क तो हटाए नहीं जा सकते हैं, बदले नहीं जा सकते हैं, तो उन्हें आपस में जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। अब अगर 5G के रोल आउट में भारत में किसी चीनी कंपनी को जगह नहीं दी जाती, जिसकी संभावना दिखाई दे रही, क्योंकि हुआवे को लेकर अभी सरकार में दुविधा बनी हुई है, और अगर किसी चीनी कंपनी को या चीन के इक्विपमेंट वेंडर को जगह नहीं दी जा सकती तो आप ये कह सकते हैं कि 5G का नेटवर्क चीन के प्रभाव से बाहर रहेगा। लेकिन 4G तक तो जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो अपग्रेडेशन है, जो नए चेंजेस जिनके लिए अभी नीलामी भी हुई है, उनको अपग्रेड करने के लिए उन कंपनियों को चीन पर निर्भर करना पड़ेगा। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो समझना जरूरी है कि इक्विपमेंट बाजार में चीन क्यों सबसे आगे और तेजी से भारत में आया, और इसका एक लंबा किस्सा है, लंबी चर्चा है कि भारत में हुआवे और जेटी ने कैसे प्रवेश किया और कैसे धीमे धीमे पूरे बाजार पर हिस्सा कर लिया। उसकी सबसे बड़ी वजह है कॉस्ट, लागत। हाँ, मैं इस सवाल पर अंशुमान जी आने वाला था। मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ दूं, फिर आप बता लीजिएगा प्लीज। सवाल ये है कि AGR के जो ड्यूज वगैरह हैं, और उस समय बार बार वोडाफोन आइडिया, एयरटेल ने बार बार अपनी खस्ता हालत का हवाला दिया है। वोडाफोन आइडिया की स्थिति खासी खराब है टेलीकॉम मार्केट में, उसके बार बार कोलैप्स हो जाने का खतरा है। और हुआवे या ZTE के जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो काफी सस्ते दाम पर प्रोक्योर किए जा सकते हैं। कंपनियों की माली हालत खराब है, इक्विपमेंट, सस्ते इक्विपमेंट शायद बंद हो जाए। वही सीन क्या हो जाएगा अभी? ये जो सवाल आपने पूछा, मैं इस तरफ इसलिए आ रहा था, उसकी वजह यह है कि ये प्रक्रिया पहली बार अपनाई नहीं जा रही है। जब 2008-9 में टेलीकॉम के 2G के लाइसेंसेस का दूसरा दौर आया था और जिसके बाद वो स्कैम हुआ और लाइसेंसेस कैंसिल हुए, उस समय भारत की तत्कालीन सरकार ने भी चीन के से आने वाले उपकरणों पर जांच के लिए ग्रुप बनाया। यहां तक कि चीन ने WTO में शिकायत भी की कि भारत ने चीन से आने वाले उपकरणों को रोकने के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग सिस्टम बनाया। और उस समय भारत की कंपनियों ने सरकार पर
पर दबाव बनाया वही सारी कंपनियां, वही ब्रांड जो आज काम कर रहे हैं, कि उनका कहना था कि अगर आप चीन से आने वाले इक्विपमेंट रोकेंगे तो हम इतने महंगे यूरोपियन और अमेरिकन इक्विपमेंट्स नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, उस समय नेटवर्क डेवलप हो रहे थे, बन रहे थे, कंपनियों के पास कॉस्ट नहीं थी। चीन के साथ एक बड़ी चुनौती ये आया कि चीन की रणनीति क्या है चीन की कंपनियों की, क्योंकि वो केवल इक्विपमेंट लेकर नहीं आती, वो सस्ती कीमत भी लेकर आती है और उसके साथ क्रेडिट भी लेकर आती है। अगर चीन से आपको इक्विपमेंट खरीदना है तो चीन का बैंक उसके पीछे खड़ा हुआ है, वो आपको 6 साल 7 साल 8 साल का क्रेडिट दे देगा इक्विपमेंट खरीदने के लिए। अब एक टेलीकॉम कंपनी अगर अपना नेटवर्क बना रही है और उसकी नेटवर्क की कॉस्ट में का 30 से 40%, 50%, 60% हिस्सा इक्विपमेंट है, उस इक्विपमेंट पर उसे अपफ्रंट कोई पेमेंट नहीं करना है, उसकी कीमत यूरोप और अमेरिका में मिलने वाले इक्विपमेंट से कम है, तो कंपनियां इसकी तरफ जाएंगी। तो अब कॉस्टिंग का इशू होगा कि क्या नेटवर्क अपने आप में टेलीकॉम की कॉस्ट को का बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इक्विपमेंट्स और वही सबसे बड़ा कैपिटल गुड्स है, वही सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है, वही सबसे बड़ी कॉस्ट है। यह प्रक्रिया जब 21 जून के बाद आएगी तो भारत की टेलीकॉम कंपनियों के पास 2 विकल्प होंगे जो आप कह रहे हैं। एक विकल्प यह होगा कि वो इसकी कॉस्ट खुद एब्जॉर्ब करें, बड़े पैमाने पर इसकी लागत खुद उठाएं, क्योंकि इक्विपमेंट महंगे होंगे। जब आपने कंपटीशन लिमिटेड कर दिया ट्रस्टेड ब्रांड्स को या ट्रस्टेड सोर्सेस को आइडेंटिफाई करके, तो बचे हुए जो वेंडर होंगे वो ऑब्वियसली प्राइसेस अप करेंगे, बढ़ाएंगे। तो कंपनियों के सामने एक विकल्प यह होगा कि वो इसकी कॉस्ट एब्जॉर्ब करें और दूसरा विकल्प यह होगा कि उसकी कॉस्ट वो पास ऑन करें कंज्यूमर्स को। तो ये पॉलिसी अभी इसे उद्योग के भीतर पहुंचना है, उद्योग की तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं या रिएक्शंस आने हैं, उद्योग को अपने लागत का हिसाब का मीजान लगाना है। क्योंकि अगर वो आमतौर पर मानते हैं कि चीन से आने वाले इक्विपमेंट यूरोप और अमेरिका से आने वाले इक्विपमेंट की तुलना में सस्ते हैं और इसलिए उनकी नेटवर्क की कॉस्ट कम है, तो निश्चित तौर पर इससे भारत में नेटवर्क की लागत तो जरूर बढ़ेगी। नेटवर्क की लागत में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब वो नेटवर्क की लागत अल्टीमेटली कंज्यूमर पे भी आएगा, कंज्यूमर के पास तक आएगी टैरिफ में बढ़कर, क्योंकि स्पेक्ट्रम की लागत भी कंपनियों को देनी है, या वो कंपनियां अपनी बैलेंस शीट पर उठाएंगी और कर्ज बढ़ाएंगी, ये हमें देखना होगा। लेकिन भारतीय बाजार में वैसे भी टेलीकॉम इक्विपमेंट के मार्केट में बहुत कम वेंडर हैं, बहुत लिमिटेड वेंडर, और खासतौर से टेक्नोलॉजी जितनी आगे जाती चली जाती है, 2G में ज्यादा थे, 3G में और कम हुए, 4G में और कम हुए, 5G में तो बहुत ही कम हो गए। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी टेलीकॉम की बढ़ती है, इक्विपमेंट सप्लाई करने वाले वेंडर्स की संख्या कम होती जाती है, क्योंकि उसमें हाई टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट होता है। तो अब हम और कम प्रतिस्पर्धा देखेंगे बाजार में, और इसलिए ये देखना काफी उल्लेखनीय होगा कि कंपनियां और टेलीकॉम नेटवर्क बनाने वाली कंपनियां इस नए फैसले से अपने आप को कैसे एडजस्ट करेंगी। जी, ये तो हमारी आज की एक समझ लीजिए बड़ी लीड हो गई। 2 चीजें हैं शुभांशु, पेट्रोल और डीजल के खपत को लेकर एक आंकड़ा आया है, और वो आंकड़ा किसी और ने नहीं, किसी रेटिंग एजेंसी के नहीं, वो आंकड़े सरकार के ही आंकड़े हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के ही आंकड़े। फरवरी के महीने में सबसे कम कंजम्पशन रहा पेट्रोल और डीजल का, ये डिक्लाइन ही है। वो रिपोर्ट देखिए तो डिक्लाइन होता जा रहा है कंजम्पशन। और बतौर विशेषज्ञ और इस चीज को समझने के लिए सब लोग कह रहा है कि या तो दाम घटाइए या तो ये इंतजार करिए कि कोरोना चला जाएगा, ताकि लोग निकलेंगे ज्यादा। नहीं, आश्चर्य सिद्धांत इस बात पर है, क्योंकि ये बता रहा है कि कैसे महंगाई आपकी कमाई ही नहीं, भारत की ग्रोथ भी खा रही है। अगर हम इकोनॉमी से रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए एक बैठी हुई अर्थव्यवस्था है, उसको अगर हमें ताकत देना है तो हमें उसके लिए लागत कम करनी होगी। एक तरफ इकोनॉमी में ग्रोथ के आंकड़े आते हैं, रिकवरी के आंकड़े आते हैं, यह कहा जाता है कि इकोनॉमी बेहतर हो रही, और फ्यूल का कंजम्पशन लगातार गिरता चला जा रहा है। और अगर ईंधन की मांग ही अर्थव्यवस्था में कम होती चली जाएगी, लोग ईंधन की खपत कम करेंगे, तो ग्रोथ को आगे बढ़ाया और उसको सस्टेन कैसे किया जाएगा। और यहां वही वो दुविधा है जिस पर हम लोग लगातार खर्चा पानी में बात करते रहे हैं कि ये भारत की विराट दुविधा है कि इस समय जब आपको सस्ता ईंधन चाहिए, सस्ती पूंजी चाहिए, ज्यादा अवसर चाहिए, तब सारी चीजों की लागतें बढ़ती चली जा रही हैं। और उस लागत बढ़ने के पीछे बुनियादी तौर पर ईंधन की लागत है, पेट्रोल और डीजल की लागत है। और ये जो आंकड़ा सरकार से आया, ये बता रहा है कि जो आंकड़े मेरे सामने खुले हुए हैं उसके हिसाब से फरवरी में करीब 5% ऑयल की डिमांड गिरी, यानी ये 17.2 मिलियन टन पे रही। अब आप सोचिए कि ये वो दौर है, ये वो महीने हैं जनवरी और फरवरी के, जब भारत में लॉकडाउन खत्म हो चुका था, सारी बिजनेस एक्टिविटीज नॉर्मल हो चुकी थी, लोगों का ट्रैवल शुरू हो चुका था, उसके बाद भी लोग पेट्रोल और डीजल नहीं खरीद रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि एक तो लोगों की खपत सिकुड़ चुकी है, और दूसरी चीज ये कि इकोनॉमी में ग्रोथ पर इस पर असर पड़ रहा है। तो अगर कीमतें नहीं घटी बल्कि कीमतें बढ़ने का खतरा है, चुनाव खत्म होने
होने के बाद, मई के बाद इस बात का की पूरी संभावना बाजार में लगाई जा रही कि कच्चे तेल की कीमतों में जो बढ़ोतरी अभी हुई है पिछले 2 हफ्तों के भीतर वो सब रोक ली गई है और उसे मई में पास ऑन किया जाएगा। तो अगर इस साल जब भारत के लिए ग्रोथ से उबरने का सबसे महत्वपूर्ण साल है और सबसे चुनौतीपूर्ण साल है, उसमें भारत में फ्यूल इतना महंगा रहेगा, ईंधन इतना महंगा रहेगा, तो आप तो ग्रोथ पे की जड़ें कैसे जमेंगी, उसको ताकत कैसे मिलेगी? और चलते चलते छोटी सी खबर यह भी है कि नीति आयोग ने 12 PSUs की लिस्ट सरकार को सौंप दी है। कहा है कि साहब इनका प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं। इन 12 PSUs में बैंक्स भी शामिल हैं। 12 PSUs की सूची है और इसके साथ ही भारत में प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया की आधिकारिक शुरुआत इस बात से आप मान सकते हैं। नीति आयोग की सूची अब ये दीपम के पास गई है, जो सरकारी विभाग है, वो इससे इस प्रक्रिया ये रहेगी कि इन पर फैसला करके इसे कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के पास लेके जाएगा, CCA के पास जाएगा और फिर हर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या बैंक को बेचने की अलग अलग प्रक्रिया तय की जाएगी। जैसा कि हम लगातार खर्चा पानी में सिद्धांत चर्चा करते रहे हैं कि बजट के बाद तमाम विरोधों और अंतर्विरोधों के बावजूद सरकार बहुत तेजी से निजीकरण के लिए आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है और इसलिए बजट पास होने से पहले ही, आधिकारिक रूप से संसद में बजट अभी पास नहीं हुआ है क्योंकि बजट का जो 17वां जो मध्य सत्र है वो शुरुआत होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही बजट पास होने से पहले ही सरकार ने उनकी सूची बना ली है कंपनियों की जिनका निजीकरण किया जाना है और इस खबर पर हमारी निगाह बराबर बनी रहेगी। हाँ, सरकार मतलब सारे विरोधों सब कुछ के बावजूद इस दिशा में आगे बढ़ना चाह रही है, जो मतलब सरकार के पास अंतिम चारा भी है रेवेन्यू जुटाने का, नुकसान से भरपाई करने का। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा आपको हमें जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं सिद्धांत हूँ, साथ में अंशुमान जी। परसों अर्थात में मिलेंगे ललन टॉप। देखते रहिएगा। धन्यवाद।